नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण ग्वाला गुरुकुल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में जानेंगे, राजपूतों के संदर्भ में जानेंगे और ये आज की क्लास जो होगी राजस्थान इतिहास की वो रीट, पटवार, पुलिस और राजस्थान से संबंधित जो भी एग्जाम है बीएसटीसी, पीटीटी, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। साथ ही आप जानते हैं कि इतिहास का सभी में वेटेज होता है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन निश्चित ही आने की प्रायिकता बनती है। शुरू करते हैं इतिहास। तो पहली बात बता दूं मैं आपको कि मैं राजस्थान के इतिहास को उसी अंदाज में पढ़ाऊंगा जिस अंदाज में इतिहास पढ़ाया जाता है और हकीकत में ही उसे बयान किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि जो इतिहास है वो इतिहास शब्द कैसे बना। इतिहास शब्द हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इतिहास। इति क्या है? तो इति का अर्थ है पहले। इति का अर्थ क्या है? पहले। हास, हास का अर्थ है घटित। इति का अर्थ पहले, हास यानी घटित, यानी पहले घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास। जब इस बात को हम देखें कि क्रमबद्ध अध्ययन क्यों, तो क्रमबद्ध अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप सूचनाओं को एक निश्चित क्रम में जोड़ करके नहीं पढ़ेंगे तो आप हिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। दूसरी बात, इतिहास पढ़ने के साथ साथ हमें यह भी पढ़ना चाहिए कि ये इतिहास जो है इनके कितने जनक हैं। इतिहास का वर्गीकरण भी है, प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, लेकिन वो भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं। राजस्थान इतिहास के संदर्भ में मैं केवल कुछ ही महत्वपूर्ण पॉइंट को लूंगा जो आपके एग्जाम के हिसाब से काम करे। तो देखिए, पहले तो इतिहास के जनक हम देखें तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास के जनक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। एक बात। दूसरी बात, भारतीय इतिहास के जनक कौन है? भारत इतिहास के जनक, भारत इतिहास के जनक हैं अपने महर्षि व्यास, महर्षि वेद व्यास। विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस, भारतीय इतिहास के जनक हैं वेद व्यास और राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जनक जो हैं वो हैं अपने कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस, भारतीय इतिहास के जनक महर्षि वेद व्यास, राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। साथ ही साथ में इनकी किताबें भी पूछी जाती हैं, तो मैं वह भी बता देता हूं साथ में कि हेरोडोटस जो है इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। महर्षि वेद व्यास की पुस्तक कौन सी है? तो आप सब जानते हैं कि कौन सी पुस्तक है? महाभारत, महाभारत। और कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है द एनालिसिस एंड इंडक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, द एनालिसिस एंड इंडक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, द एनालिसिस एंड इंडक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एक इनकी और भी पुस्तक है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, लिख देता हूं, काम की पुस्तक है वो भी। ये इसका दूसरा भाग है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। ये तो हुई इनकी पुस्तकें। पहले हमने सीखा कि इतिहास के जनक कौन है, तो विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस है, भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास जी हैं और राजस्थान इतिहास के जनक जो हैं वो हैं कर्नल जेम्स टोड
और आप देखें हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, वेद व्यास जी की पुस्तक है महाभारत, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, और एक पुस्तक और भी है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। एक बात हम यहाँ भी देख लें कि जो वेद व्यास की महाभारत है, थोड़ा यहाँ समझा देता हूं महाभारत को। महाभारत पुस्तक जो है इसका उपनाम क्या है? उपनाम है जय संहिता। उपनाम जय संहिता। जय संहिता कई बार पूछा जाता है महाभारत का उपनाम, तो जय संहिता। महाभारत क्या है? तो महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। दूसरी बात, इनके रचयिता तो हो गए वेद व्यास। इसमें कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत की रचना पुष्कर झील के किनारे की गई थी। रचना कहां की गई थी? पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील के किनारे या पास में। एक बात यह भी है कि महाभारत जो पुस्तक है, अकबर के समय इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, और जब अकबर सम्राट थे तो इनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया रज्जब नामा से। किस नाम से? रज्जब नामा। फारसी अनुवाद किस नाम से? रज्जब नामा। रज्जब नामा का अर्थ क्या है? तो रज्जब नामा है युद्ध की गाथा। युद्ध की गाथा। देखो, विश्व इतिहास हेरोडोटस जनक हो गए, हिस्टोरिका पुस्तक। भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास जी। महाभारत, महाभारत का उपनाम है जय संहिता। कितने श्लोक? 1,00,000। रचना कहां हुई? पुष्कर झील के किनारे। फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से? रज्जब नामा। अब कोई कहेंगे सर इसका अनुवाद किसने किया? तो उस समय अकबर के समय अनुवाद मंडल बना था, और अनुवाद मंडल ने मिलकर के इसकी रचना की थी, फारसी भाषा में अनुवाद। ठीक है। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की। द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की। घोड़ी वाले बाबा किन्हें कहा जाता? तो घोड़ी वाले बाबा, घोड़े वाला बाबा या घोड़ी वाले बाबा एक ही बात है, वो किन्हें कहेंगे हम? कर्नल जेम्स टोड को। एक बात। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए आप कि कर्नल जेम्स टोड ने, कई बार क्वेश्चन आता, कर्नल जेम्स टोड ने किस शिलालेख को ब्रिटेन जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? तो याद रखना, मान मोरी शिलालेख को इन्होंने जाते समय, ब्रिटेन जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। ये तो हो गए कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के जनक, और इनका उपनाम हो गया घोड़ी वाले बाबा। अब हम बात करेंगे, एक किताब और भी है जिसमें इस नाम से रचना है, ये राजपुताने का इतिहास। राजपुताने का इतिहास। क्वेश्चन आ जाए, राजपुताने का इतिहास किसने लिखा है? तो ये जो रचना है वो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा की। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अभी हमने मानक ग्रंथ पढ़े हैं, पुस्तकें इतिहास से संबंधित, और अगर क्वेश्चन आए राजपुताने का इतिहास किसने लिखा है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। अब ये तो ग्रंथ आ गए। अब राजस्थान के इतिहास को जब हम आगे पढ़ेंगे तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा राजपूत। अब देखिए, मिटाई से थोड़ी सी पहले मैं हिस्ट्री बताता हूं ब्रेक में। तो आप देखिए, पहले जो था ये पाषाण काल था। पाषाण काल जिसमें मनुष्य को न तो समय का ज्ञान था न कोई और बात, केवल वो पहाड़ों पर रहता, गुफाओं में, न तो वस्त्र पहनता, छाल पहनता, बड़े बड़े पत्थर रखता, जानवर देखे मार मार के खा जाता। थोड़ी थोड़ी बुद्धि का विकास हुआ बाद में, फिर उसने पहिए का आविष्कार किया, फिर उसने कुत्ते को पालना सीखा, फिर उसने धातुएं पहचानी, तांबा, जस्ता, सीसा, और बाद में जब वो मैदानों में आ गया, नदियों के किनारे, तो उसने खेती करना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते पाषाण काल के बाद में सभ्यताओं का विकास हुआ, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो वगैरह, और राजस्थान की कालीबंगा, पीलीबंगा, जो भी जितनी भी आहड़ बना, बेराट, ये सारी सभ्यताएं हम पढ़ेंगे। सभ्यताओं के बाद में
जब ये आई सभ्यता के बाद आई संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये वैदिक काल आया। वैदिक काल में फिर वेदों की रचना हुई और फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद रचे गए। और बाद में वैदिक काल के बाद आया महाजनपद काल। महाजनपद काल, इस जनपद काल में 16 महाजनपद हुए और बाद में अंतिम सम्राट यहाँ हुए थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो थे इनकी मृत्यु हुई थी 647 में। कई किताबें 648 भी मान लेती है, 647 ईस्वी में। और जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो हर्षवर्धन के जितने भी अधीन राजा थे, उन राजाओं ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वापस समझिए इस बात को कि पहले पाषाण काल, फिर मानव का जब बुद्धि विकास हुआ तो उसने सभ्यताएं बसाई, फिर बाद में चली वैदिक संस्कृति जो ग्रामीण थी, वैदिक काल। और वैदिक काल के बाद में आया महाजनपद काल। और इस जनपद काल के बाद में हर्षवर्धन का शासन आया और वर्धन वंश था उस समय। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई यानी 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु के बाद जो इनके अधीन राजा थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जब स्वतंत्र घोषित कर दिया तो उस समय जो भाषा चलती थी उसका नाम था संस्कृत। संस्कृत भाषा, देववाणी। ये जो संस्कृत भाषा थी, इस संस्कृत भाषा में जो राजा के अधीन होते थे, राजा के बेटे, उन्हें कहा जाता था राजपुत्र। संस्कृत भाषा का एक शब्द जिसका नाम है राजपुत्र। क्वेश्चन आ जाए, राजपूत शब्द किससे बना है? तो आपका आंसर होगा राजपुत्र से। एक बात, राजपुत्र किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा के राजपुत्र में क्या आया? अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी तोड़ मरोड़ आ गया, बदलाव आया। और राजपुत्र से कौन सा शब्द बन गया? राजपूत। संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश हुआ और क्या बन गया? राजपूत। क्वेश्चन आ जाए, ये राजपुत्र जो है किसकी देन है? तो राजपुत्र मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। ये सामंतवादी व्यवस्था चलती थी और सामंतवादी व्यवस्था के कारण ये कौन सा नाम आया अस्तित्व में? राजपुत्र। तो क्वेश्चन आ जाए, राजपूत या राजपुत्र किस व्यवस्था की देन है? तो सामंतवादी व्यवस्था की देन है। सामंतवादी व्यवस्था। और सामंतवादी व्यवस्था की देन कौन सा शब्द है? राजपुत्र या राजपूत। अब देखें, जब राजपूत आ गए तो ये राजपूत किसकी मृत्यु के बाद में आए? हर्षवर्धन की, यानी 647 के बाद में आए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 7वीं शताब्दी में आए। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। कौन आए? राजपूत। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो भी काल है, 12वीं शताब्दी तक का, वो सारा का सारा काल जो है किसके अधीन माना जाता है? राजपूतों के। तो इस काल को हम कहेंगे राजपूत काल। कौन सा काल? राजपूत काल। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? पहली से दूसरी शताब्दी, तीसरी से चौथी, पांचवी से छठी, छठी से 12वीं। तो आपका आंसर आएगा, सॉरी 7वीं से 12वीं, तो आंसर आएगा 7वीं शताब्दी से। कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी। ये कौन सा काल आ गया? राजपूत काल। अब जब राजपूत काल आया तो भारत में सब जगह अलग अलग राजपूत हो गए। उस समय अपने राजस्थान में भी अलग अलग राजपूत हैं। अब राजपूतों के संदर्भ में थोड़ा पढ़ते हैं, मिटाइए इसे। पाषाण काल, फिर आई सभ्यताएं, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर हर्षवर्धन आए, मृत्यु हुई 647 में। फिर राजपुत्र शब्द संस्कृत भाषा का, उन्होंने स्वतंत्र घोषित करने के बाद में फिर कहलाए राजपूत। और ये काल रहा 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। अब देखो, जब राजपूत शुरू होते हैं तो ही राजस्थान का वास्तविक इतिहास शुरू होता है। तो अब देखिए, राजपूत, वैसे राजस्थान का इतिहास वर्णित किया जाए तो एक शब्द में लिखा भी नहीं जाता है। एक बच्चे को कहा गया कि आप राजस्थान के बारे में लिखिए, बच्चा चकरा गया, वो राजस्थान के बारे में लिखे, क्या लिखे? उसने आन लिखा, बान लिखा, राणा का स्वाभिमान लिखा, चेतक की टापें लिख डाली, हाड़ी रानी का शीश दान लिखा, भामाशा का दान लिखा, कोपी भर गई लिखना रहा बहुत बाकी, तो अंतिम पन्ने तक काटा सब और केवल राजस्थान लिखा। यानी राजस्थान नाम ही वीरता का प्रतीक है।
इतिहास के संदर्भ में जब राजपूतों को आप राजस्थान में पढ़ेंगे तो पहले थोड़ा इतना सा पढ़ लीजिए कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किन किन व्यक्तियों के क्या क्या मत हैं। मुख्य बात है तो राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में मुख्य कौन कौन से मत हैं। तो पहली बात, जो मुख्य व्यक्ति हैं राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा है कि राजपूत वीर थे, लेकिन राजपूत जो थे वो बाहरी विदेशी जातियों में शक, होण, कुषाण, इन सब जो विदेशी जातियां थी इनके वंशज हैं। तो आप कहेंगे राजस्थान के राजपूतों की या सारे राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में कर्नल जेम्स टोड का मत क्या है। तो इनके हिसाब से राजपूत शक, होण, कुषाण, विदेशी आदि विदेशी जातियां इत्यादि विदेशी जातियों की संतान, विदेशी जातियों की संतान है। ठीक है, ये मत किसका है? कर्नल जेम्स टोड का है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी इस संदर्भ में मत दिया है। मैंने अभी बताया गौरी शंकर हीराचंद ओझा की एक पुस्तक है राजपूताने का इतिहास। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, इस वर्ड को पकड़ लो। गौरी शंकर हीराचंद, कौन से चंद? हीराचंद। चंद से आपको पकड़ना है कि इनके अनुसार राजपूत थे वो कौन से वंश के थे? चंद्रवंशी। कौन से वंशी? चंद्रवंशी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत कौन से वंशी? चंद्रवंशी। एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य इनके रचयिता है नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। इस सूरी को पकड़ लीजिए, से सूरी, से सूर्य। इनके अनुसार राजपूत कौन से वंशी थे? सूर्यवंशी। क्वेश्चन जब आप यहां कंफ्यूजन में हो जाए कि चंद्रवंशी किसके अनुसार है और सूर्यवंशी किसके अनुसार, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, चंद्र से चंद्रवंशी और सूर्य से सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य, इसके रचयिता नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी ने अपने ग्रंथ में बताया है कि राजपूत कौन से वंश के थे? सूर्यवंश के। गौरी शंकर और हीराचंद ओझा ने अपने ग्रंथ यानी राजपूताने का इतिहास, उसमें क्या बताया कि राजपूत क्या थे? चंद्रवंशी। एक और मत ले लेते हैं हम मिठाई से, ये लो। वैसे राजपूत उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे मत हैं, लेकिन ये सर्वमान्य मत है कि अग्निकुंड उत्पत्ति, अग्निकुंड उत्पत्ति। इसके अनुसार क्या है कि ये अपना पर्वत, ये लो पर्वत, कौन सा पर्वत? अबू पर्वत। कहां है? तो सिरोही में है, ध्यान रखना। अबू पर्वत कहां है? ये सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला पूछे तो कौन सा? सिरोही। ऊंची झील पूछे तो नक्की कहां है? सिरोही में। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछे, गुरु शिखर कहां है? सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो कौन सा? उड़िया का पठार कहां है? सिरोही में। जो भी ऊंची चीजें पूछी जाए लगभग कहां मिलेगी आपको? सिरोही में। ये कौन सा पर्वत आ गया? आबू पर्वत कहां है? सिरोही में। आबू पर्वत पर ऋषि हुए, एक ऋषि ये लो ऋषि, और इनका नाम था गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ देवताओं के गुरु माने जाते हैं, गुरु वशिष्ठ। एक बात, हिंदी की थोड़ी अगर लिपि में मेरे कुछ गलतियां हो जाए तो ध्यान रख लेना, आप थोड़ा चेंज कर लेना, क्योंकि हिंदी ऐसी है, राम स्वरूप बीमार हुए, फसरो मर गए, पता नहीं कौन मरा, तो हिंदी में आप थोड़ा चेंज कर लेना। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया। क्या किया? यज्ञ। और इस यज्ञ से भगवान शंकर के इस यज्ञ से अग्नि कुंड से राजपूत जातियां उत्पन्न हुई, ऐसा माना जाता है।
और मैं बताऊंगा ये किसके अनुसार भी है। तो राजपूत उत्पन्न हुए, इससे 4 जातियां उत्पन्न हुई, प्रतिहार, फिर हुए परमार, फिर हुए चालुक्य और फिर आए चौहान। ये क्रम भी याद रख लेना साथ साथ में। पे और चे, ध्यान रखना, चे बाद में है। क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले कौन सी राजपूत जाति आई? प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य और फिर चौहान। यह भी आ सकता है कि इन सब में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है? तो चौहान सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। ये कौन सी उत्पत्ति है? अग्निकुंड उत्पत्ति। इसका समर्थन कौन करते हैं? तो इसका समर्थन किया है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, डिंगल भाषा में रचित। किसका है रचयिता? तो आप सबको पता है चंद्र बरदाई या चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने इनकी रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। एक पृथ्वीराज विजय भी है, जयनक का है वो, विजय जय से जयनक, ये लिख देता हूं मैं, पृथ्वीराज विजय। जय से पकड़ करके आप आंसर कर देना जयानक। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई। ये चंद्र बरदाई तो इनका नाम था, इनका एक वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट बलानी। वास्तविक नाम जो था इनका वो था पृथ्वी भट्ट बलादी। इनके जो पुत्र थे चंद्र बरदाई के पुत्र जलहन थे, जलहन और इस जलहन ने इस पुस्तक को पूरा किया था। तो क्वेश्चन आ जाए राजपूतों की अग्निकुंड उत्पत्ति किस ग्रंथ के अनुसार मानी गई है? तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो के अनुसार। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई का वास्तविक नाम क्या था? तो पृथ्वी भट्ट बलादी। और इनके पुत्र कौन थे? जलहन ने इस पुस्तक को क्या किया था? संपूर्ण या पूरा किया था। और इस ग्रंथ के अनुसार किसने यज्ञ किया? तो गुरु वशिष्ठ ने, बिल्कुल गुरु वशिष्ठ ने। और गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ करने के बाद में कितनी राजपूत जातियां उत्पन्न हुई अग्निकुंड से? तो 4। कौन कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये यज्ञ कहां हुआ? तो आबू पर्वत पर। आबू पर्वत कहां है? तो सिरोही में। अब दूसरी बात, ये तो हुई अग्निकुंड उत्पत्ति। एक उत्पत्ति और भी है। ऐसा माना जाता है कि एक शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख चौहानों से संबंधित है। ये बिजोलिया कहां पड़ता है? तो पहली बात तो आपको याद रखना है, बिजोलिया जो है भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा, ठीक है। एक बात और भी याद रख लेना, भीलवाड़ा में नाचे मोर, यानी भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। और बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था विजयावली। प्राचीन नाम विजयावली। ये बिजोलिया शिलालेख जो है, इसमें एक संस्कृत में लाइन लिखी है, विप्रश्री वत्स गोत्रे भूत। विप्रश्री वत्स गोत्रे भूत। विप्रश्री वत्स गोत्रे भूत किस में लिखी हुई है? बिजोलिया शिलालेख में। क्या लिखा है? विप्रश्री वत्स गोत्रे भूत। ये आपको कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रख लेना बस। यानी विप्र का अर्थ है विप्रवंशीय। कौन से वंशीय? विप्रवंशीय। ये पटवारी में आया था क्वेश्चन। विप्रवंशीय वत्स गोत्रे भूत यानी ब्राह्मण। विप्रवंशीय ब्राह्मण जो है, विप्रवंशीय ब्राह्मणों से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? राजपूतों की। किसकी? राजपूत। क्वेश्चन आ जाए, किस शिलालेख के अनुसार राजपूत विप्रवंशीय ब्राह्मणों की संतान थे? तो आपका आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख कहां मिला है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया कहां है? तो भीलवाड़ा में। प्राचीन नाम क्या था? विजयावली। इस शिलालेख में बहुत से स्थानों के प्राचीन नाम मिले हैं, जैसे धौलपुर का कोठी मिला है और सांचौर का सत्यपुर मिला है। ये सारी चीजें, इसमें बहुत सारे स्थानों के प्राचीन नाम मिले। एक बात। दूसरी बात ये होगी, इसमें उत्पत्ति मान ली विप्रवंशीय ब्राह्मणों से।
यानी हमने पढ़ा कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शक, हूण, कुषाण ये विदेशी जातियों से आए थे राजपूत। फिर हमने पढ़ा हमीर महाकाव्य जय नयनचंद्र सूरी, सूरी से सूर्यवंशी थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा उनसे चंद्रवंशी थे। साथ ही हमने ये पढ़ा अग्निकुंड उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से, और ये पृथ्वीराज रासो मानता है, और चंद्रप्रदाई पुत्र जनन वास्तविक नाम प्रतिभट बलाती, और इनसे प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहान आए थे। एक और भी उत्पत्ति है, बकीगम के अनुसार राजपूत यूची जाति के वंशज थे। बकीगम के अनुसार राजपूत किसके वंशज थे? यूची जाति के। ये तो हमने पढ़ ली उत्पत्तियां, ठीक है। मिटाएं इसको, मिट गया। ये लो जी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, हमीर महाकाव्य किसका ग्रंथ है? गुड, नयनचंद्र सूरी का। चंद्रप्रदाई का ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? दूसरा नाम उपनाम जय संहिता। कितने श्लोक? 1 लाख। गुड। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के राजपूत। तो वैसे राजस्थान में बहुत से राजपूत हुए हैं, हाड़ा हैं, हाड़ा चौहान हुए हैं। देखो, ये राठौड़ जोधपुर मारवाड़ के, भाटी हुए हैं जैसलमेर के, जैसलमेर बीकानेर के भाटी। चौहान हुए हैं, कछुआ हुए हैं, गोहिल, ये राजपूत हैं। राठौड़ों ने शासन किया है मारवाड़ पर, ये मेवाड़ पर थे गोहिल वंश। कछुआ वंश जो था आमेर पर था। चौहान जो थे अजमेर के थे, और जो भाटी थे जैसलमेर के थे। चौहानों में भी अलग अलग शाखा। तो आप देखिए, राजपूतों के संदर्भ में आपने सुना भी होगा, बालंट, बांका, देवड़ा, करतब, बंका, गौड़, हाड़ा, बंका, गाड़ में रणबंका, राठौड़, यानी ये सारी राजपूत जातियां, इनकी अलग अलग विशेषता। तो हम पहले शुरू करेंगे आज जो वंश, वो कौन सा वंश होगा? गोहिल वंश, ठीक है। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गोहिल वंश। गोहिल वंश कहां पर था? मेवाड़ में। तो यहां लिख देते हैं, वैसे ये आते जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा और आगे। ये मेवाड़ में थे, ये आमेर, ये अजमेर के, ये जैसलमेर के, और ये मारवाड़ के। तो गोहिल वंश शुरू करते हैं। गोहिल वंश से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा हल्का सा मेवाड़, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड। मेवाड़, तो आप देखिए, मेवाड़ जो है, इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था मेदपाट। इसे प्रागवाट भी कहा जाता था, प्रागवाट। जनपद काल में ये जो मेवाड़ था वो सिवी जनपद में आता था। जनपद काल में सिवी जनपद का भाग था। कौन से जनपद का? सिवी जनपद। सिवी जनपद का क्या था? भाग। और जो सिवी जनपद था, इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी कई बार ये पूछा जाता हो, ध्यान रखना। कौन सा जनपद? सिवी जनपद। राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। कौन सी? मध्यमिका वर्तमान में क्या है? वर्तमान में चित्तौड़ है, ठीक है। चित्तौड़ वर्तमान का, इसका एक और नाम भी मिलता है नगरी सभ्यता भी है चित्तौड़ में। मध्यमिका राजधानी किसकी? सिवी जनपद की, और इसका उपनाम दूसरा नगरी। वर्तमान में ये क्या है? चित्तौड़। मेदपाट, प्रागवाट किसका नाम है? तो मेवाड़ का। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ में पहले जो था वो मौर्य वंश का शासन था। कौन से वंश का? मौर्य वंश का। और पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके अधीन था, और फिर ऐसा माना जाता है कि मौर्य वंशीय शासकों ने यहां पर एक दुर्ग का निर्माण कराया। कहां पर? मेवाड़ में। और मेवाड़ में एक दुर्ग का निर्माण कराया, वो दुर्ग था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पहले इसे पढ़ेंगे थोड़ा मेवाड़ में, फिर हम पढ़ेंगे कौन कौन से जिले हैं, कितना क्षेत्र है इसका। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग,
ये दुर्ग आप देखें, वैसे राजस्थान में बहुत से दुर्ग हैं और वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास जी ने तो ये भी बताया है कि राजस्थान में 84 दुर्ग हैं और उनमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए हैं। तो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण दुर्ग जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडरिया। वैसे आप देखें तो दुर्गों के बारे में कहा जाता है कि जस चमकावे जगत में आप दुर्ग इतिहास झड़िया इन विध भाकरा जिम तारा आकाश। यानी राजस्थान में इतने दुर्ग हैं जो अपने आप अपना यशोगान करते हैं और पर्वतों पर इस तरीके से जड़े हुए हैं हीरे मोतियों की तरह, जैसे मानो आकाश में तारे जड़े हुए हो। और झड़िया इन विध भाकरा जिम तारा आकाश, मानो तारे आकाश में जिस तरह है उतने राजस्थान में क्या है दुर्ग। उनमें से एक दुर्ग जो है कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडरिया। अब देखिए एक बार मैं इस दुर्ग के बारे में आपको विस्तार से बता दूं ताकि आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े, यहीं से दुर्ग की जानकारी हो जाए। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक पठार आता है जिसका नाम है मैसा का पठार। कौन सा पठार? मैसा का पठार। मैसा का पठार कहां है? राजस्थान के किस जिले में है? तो आपका आंसर बढ़ेगा चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़। एक बात याद रख लेना साथ में, चित्तौड़ के 4 सींग। चित्तौड़ के कितने सींग? 4। उस 4 सींग का अर्थ क्या है? जो चित्तौड़गढ़ है इनका शुभंकर है चौसिंगा। कौन सा सिंगा? चौसिंगा। ये चित्तौड़ का क्या है? शुभंकर। कौन सा पठार? मैसा का पठार कहां है? चित्तौड़गढ़ में। इस मैसा के पठार पर एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी, यह पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है चित्रकूट पहाड़ी। चित्रकूट पहाड़ी। मैसा का पठार, मैसा के पठार पर कौन सी पहाड़ी? चित्रकूट पहाड़ी। और इस चित्रकूट पहाड़ी पर विकराल रूप से, बहुत ही बड़ा विशाल रूप से बनाया गया दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये लो जी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, दुर्गों की सीरीज में मैं आपको ये विस्तार रूप से बताऊंगा, लेकिन अभी हम मेवाड़ के संदर्भ में जानेंगे किले को। तो पहले हमने पढ़ा मैसा का पठार, मैसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी, और चित्रकूट पहाड़ी पर ये कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक बात ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये आता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है किस पठार पर? मैसा के पठार पर। किस पहाड़ी पर? चित्रकूट पहाड़ी पर। और जब आप इसे पूरा देखेंगे तो ये जो है ऐसा आकार और आगे जाके शंकुराकार, तो ये आपको दिखेगी मछली। क्या दिखेगी? मछली। यहां दिखे ना दिखे मान लो, क्या मानेंगे इसे? मछली। कौन सी मछली? व्हेल मछली। रेल मछली नहीं, कौन सी मछली? व्हेल मछली। व्हेल मछली, मछली नहीं है, मछली। व्हेल मछली। ये व्हेल मछली के समान क्या है? आकार। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, समान आकार। दूसरी बात, आप अगर इसे देखें तो यहां से एक नदी चलती है, ये ऐसे नदी, और इधर से भी एक नदी चलती है। ये नदी जो है, ये नदी है गंभीर। कौन सी नदी? गंभीर। और ये नदी जो है वो है बेड़च। कौन सी? बेड़च। बेड़च का ही दूसरा नाम आयड़ नदी हो, ध्यान रखना। बेड़च का उपनाम क्या है? दूसरा नाम आयड़ नदी। उदय सागर झील में गिरने के बाद में क्या हो जाती है? बेड़च। और दूसरी नदी है गंभीरी। मैसा के पठार के चारों ओर ये नदियां ऐसे मिलती है। कौन कौन सी? गंभीरी और बेड़च। क्वेश्चन आ रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है किन नदियों के संगम पर है? तो गंभीरी और बेड़च, इन दोनों किनारे। अब देखें, जब हम इस दुर्ग को इतना देख चुके हैं कि दो नदियों के किनारे एक पठार, एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ ये दुर्ग और व्हेल मछली के आकार का, तो एक बात और भी है इस संदर्भ में कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट जिसमें लोग रहते हैं, लिविंग फोर्ट। एक बात। दूसरी बात, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 पोल हैं। कितने पोल हैं?
7 पोल। पहला पोल जो है, पहला पोल पांडन पोल है, पांडन पोल। ये वन विभाग में आया था। पहला पोल कौन सा है? तो पांडन पोल। पांडन पोल, राम पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, ये सारे के सारे पोल हैं। ठीक है, किसके? इसके। कितने दरवाजे हैं? 7 पोल में सबसे पहला पोल कौन सा है? पांडन पोल। दूसरी बात, एक चीज साथ में ये भी ध्यान रखनी है आपको कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये विश्व विरासत में शामिल है, विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर में शामिल है। राजस्थान के कितने दुर्ग जो है विश्व धरोहर में शामिल है? तो आपको याद रखना है चीको, गाजर, आम, चीको, गाजर, आम। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दुर्ग। कौन कौन से? ची से चित्तौड़गढ़, को से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, गा से गागरोन, गागरोन झालावाड़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में, गागरोन, जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर याद रखना है, इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, जैसलमेर की। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर। और आमेर कहां है? तो जयपुर में। आमेर, चिक्कू यानी चित्तौड़गढ़, को से कुंभलगढ़ राजसमंद में, गागरोन झालावाड़ में, जैसलमेर है ही है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है और आमेर कहां है? तो जयपुर में। ये सारे दुर्ग जो 6 विश्व विरासत सूची में शामिल, इनमें से हमने एक पढ़ लिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग हल्का सा देखें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर? मेसा के पठार पर। किस पहाड़ी पर? चित्रकूट पहाड़ी पर। किन नदियों के संगम पर? वेरी गुड, गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर। अब जब दुर्गों का विभाजन किया जाता है तो कई बार यहां से एक प्रश्न और भी बनता है कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी का है। श्रेणी यानी आप देखें तो बहुत सारी श्रेणियां हैं दुर्गों की, जैसे शुक्र नीति के अनुसार तो जैसे गिरि दुर्ग है, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गिरि दुर्ग जिसके चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हो, जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो? पहाड़ हो, वो कौन सा दुर्ग? गिरि दुर्ग। जिसके चारों ओर जल राशि हो, जल राशि पानी हो, वो जल दुर्ग। जिसके चारों ओर वन हो, गहरे वन, कटीले झाड़ियां, तो वो वन दुर्ग। पारित दुर्ग और पारित दुर्ग, यहां देखें आप कंफ्यूज होंगे तो एक इस खे को पकड़ लेना। पारिक का अर्थ होता है खाई, खे से खाई। पारिक का अर्थ क्या होता है? खाई, यानी जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई खोदी गई हो, जैसे नागौर का किला, भरतपुर का किला, खाई खोदी गई हो उसे क्या कहा जाता है? पारिक दुर्ग। नागौर किले की तो खाई है नहीं, लेकिन भरतपुर किले के चारों ओर खाई है, जिसमें आपको पता होना चाहिए मोती झील है, जिसमें नील हरित शैवाल युक्त खाद प्राप्त की जाती है। तो ये पारिक कैसे खाई? पारिक वरद की परिधि, परिधि पढ़ा आपने, परिधि, इसे परिधि पढ़ी। परिधि का अर्थ होता है परकोटा। क्या होता है? परकोटा। कौन सा कोटा? परकोटा। और जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो? परकोटा, वो कौन सा दुर्ग? पारिक दुर्ग। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो, क्या हो? रेगिस्तान, वो कौन सा दुर्ग? धानवन दुर्ग। सैन्य दुर्ग जिसके चारों ओर सदा बंधु बांधव युक्त सेनाएं रहती हो, वो कौन सा दुर्ग होगा? सैन्य दुर्ग। वैसे गिरि दुर्ग सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को माना गया। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? गिरि दुर्ग। तो हम चित्तौड़गढ़ का जब मूल्यांकन करें तो ये पठार पर है, पहाड़ी पर है, तो गिरि दुर्ग हो गया। इस पहाड़ी पर बहुत सारे गहरे घने वन हो गए, तो कौन सा दुर्ग हो गया? वन दुर्ग। इसके चारों ओर जलराशि भी है, तो ये कौन सा दुर्ग हो गया? जल दुर्ग। यानी आप चित्तौड़गढ़ को तीनों ही श्रेणियों में रख सकते हैं, गिरि, जल और वन दुर्ग में। ये तो हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का।
और एक बात, इनके मूल निर्माता कौन थे? निर्माता चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य। इस किले में क्या क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इस किले में एक विजय स्तंभ है, हल्का पढ़ेंगे, हमें ये ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि किलों की सीरीज में विस्तार से आएंगे। विजय स्तंभ है, इसी में जैन कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ, ये विजय स्तंभ है और ये जैन कीर्ति स्तंभ है। ध्यान रख रहा हूं, विजय स्तंभ का एक उपनाम कीर्ति स्तंभ है, ये अलग है। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया और ये विजय स्तंभ है, ठीक है। 9 मंजिला है। कितने मंजिला? विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला। कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? 7 मंजिला। ये कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ को कहा जाता है, ये कीर्ति स्तंभ जैन कीर्ति स्तंभ है। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, इसका निर्माण धरणी वराह जीजा ने करवाया था। ये आपको पता होना चाहिए। 1437 में राणा कुंभा की सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। जैन कीर्ति स्तंभ आ गया। एक मीराबाई का मंदिर है। मीरा मंदिर क्वेश्चन आ जाए, मीरा मंदिर तो मुख्य मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ बताएंगे आप। मीरा मंदिर जो है एक अपने मेड़ता में है, दूसरा कहां है? चित्तौड़। मेड़ता ऑप्शन नहीं है तो कहां बनेंगे? चित्तौड़। मीरा मंदिर के बाद में क्या? श्रृंगार चौरी है। श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी कहां है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बनवीर के महल हैं हम तो इतना। वैसे श्रृंगार चौरी, मीरा मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, ये सारी चीजें किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यानी मेवाड़ पढ़ने से पहले हमने एक दुर्ग को विस्तार से जान लिया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपने ये भी सीखा कि पहले यहाँ पर किसका शासन था? मौर्यों का शासन था। और चित्रांगद मौर्य ने किस दुर्ग को बनाया था? चित्तौड़गढ़ को। अब देखें, मौर्य वंश चल रहा था, बाद में ये गोहिल वंश कहां से आया? मौर्य वंश के बाद में गोहिल वंश कहां से आया? तो इसके संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा मैं आपको बता देता हूं। मिटा इसको, ये ला। मिटा इसको, मिट गया। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि गुजरात के एक शासक थे, गुजरात, और इधर हम लिख देते हैं माउंट आबू। ये अपना राजस्थान और यहां पड़ता है माउंट आबू, ठीक है। यहां पूरा एरिया किसका है? गुजरात का। गुजरात के शासक थे शिलादित्य। कौन थे? शिलादित्य। और शिलादित्य जो थे, इनका विवाह कहां हुआ था? आबू। और किसके साथ हुआ? तो इनकी जो रानी थी, रानी पुष्पावती, रानी पुष्पावती। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में पहले हमने इतिहास को जाना, उत्पत्ति जानी, उसकी मत जाने, जनक जाने, इतिहासकारों के संदर्भ में उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया। साथ ही साथ में हम राजपूताना में राजपूत आए कैसे, ये भी देखा। और साथ ही हमने पाषाण काल से वैदिक संस्कृति और बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु से राजपूत और इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में देखा। मैंने राजस्थान का नामकरण नहीं बताया क्योंकि वो एकीकरण के समय आ जाता है। अब हमने राजपूतों में राजस्थान के अलग अलग राजपूत पढ़े, साथ ही हमने मेवाड़ शुरू किया। मेवाड़ में मेवाड़ का परिचय जाना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जाना। कल या अगली क्लास जब होगी हमारी इतिहास की, तो हम मेवाड़ में
मौर्यों की जगह गुइल वंश की स्थापना पढ़ेंगे और इस गुइल वंश की स्थापना के साथ ही हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा। तब तक के लिए आप अपने घर में इस लॉकडाउन में क्लासों का आनंद लेते रहिए। गुरुकुल संस्थान के इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको जो चैप्टर अच्छे लगते हैं या हमारी शिक्षण शैली में जो कुछ कमी है या अच्छा ही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और साथ ही आपको जिस प्रकार के जो चैप्टर चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।